स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं अजय अनुराग और आज इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य के बारे में। हिंदी साहित्य का जो फर्स्ट पेपर है उसका पहला खंड भाषा खंड है और भाषा खंड को काफी अंकदायी स्कोरिंग माना जाता है। लेकिन भाषा खंड को लेकर अभ्यर्थियों के बीच में तमाम तरह के कंफ्यूजन्स भी हैं और एक संशय सा बना रहता है कि भाषा खंड को कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि भाषा खंड में कई बार ये लोगों को लगता है कि शायद इसमें बहुत ज़्यादा व्याकरण पढ़ने की ज़रूरत है, या कुछ लोगों को ये भी पता है कि शायद इसमें संस्कृत जैसी कुछ चीज़ें पढ़नी है, संस्कृत व्याकरण का हिस्सा ज़्यादा है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सामान्य सी चीज़ें और एक सामान्य परिचय भाषा का पढ़ना है। बहरहाल इस सेक्शन को कैसे तैयार किया जाए और साथ ही साथ भाषा खंड को पढ़ते हुए हम अपनी भाषा को कैसे ठीक करें, क्योंकि आप सबको पता है कि यूपीएससी में लेखन कला जो है वो बेहद जरूरी है, जिसे हम आर्ट ऑफ राइटिंग कह लें। और साथ ही साथ आप सब जानते हैं कि यूपीएससी में मुख्य परीक्षा जो है, मेन एग्जाम, वो सबसे इम्पोर्टेंट है और मेन एग्जाम रिटन एग्जाम है। उसमें आपको लिखना पड़ता है और लिखने के लिए भाषा, एक अच्छी स्तरीय भाषा की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ इंटरव्यू में भी आप जाते हैं तो वहाँ भी आपको संवाद करने की जरूरत पड़ती है, वहाँ भी आपकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी हो, प्रभावशाली हो। तो भाषा खंड पढ़ते हुए हम भाषा के उच्चारण, भाषा की बर्तनी, भाषा का एक सटीक और सम्यक प्रयोग, कई सारी चीजों को हम सीखते हैं। तो इसके अतिरिक्त लाभ भी हैं भाषा खंड को पढ़ने के, बशर्ते आप बहुत अच्छे और तरीके से थोड़ा इसे पढ़ते हैं। इस खंड को लेकर क्या सवाल हैं, सबसे पहले जरा देखा जाए हम लोग। इसमें 3-4 तरह की बातें आती हैं आपके दिमाग में, मुझे जो बातचीत से मैं देखता हूं। एक तो पहले ये कि भाषा खंड में अध्ययन का स्रोत क्या हो, कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। दूसरा, पाठ्यक्रम का वर्गीकरण कैसे करें, कहाँ से हम लोग क्वेश्चंस ले सकते हैं, उठा सकते हैं, क्वेश्चंस हमें मिल सकता है, उसकी रणनीति क्या हो और कैसे करें तैयारी इस पेपर को, इस वाले सेक्शन को कैसे हम तैयार करें, और फिर अधिक अंक लाने की रणनीति क्या हो सकती है। तो इस पर एक-एक करके हम लोग बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल तो किसी भी सेक्शन को पढ़ते हुए आपको ये होना चाहिए कि उसके अध्ययन के स्रोत क्या है। हम किस पुस्तक से, कैसे, किस नोट से, कहाँ से हम इसे तैयार कर सकते हैं। तो भाषा खंड के लिए एकदम कम से कम किताबें पढ़नी है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप जो मेरे क्लास नोट्स हैं, आप केवल वो पढ़ लेते हैं, तो उसके अलावे कुछ भी नहीं बाहर से आने वाला। बल्कि मैं ये भी आपसे कहूँगा कि किसी भी शिक्षक ने अगर भाषा के नोट्स तैयार किए हैं तो वो अच्छा ही है, क्योंकि भाषा में ज़्यादा फेर-बदल नहीं होता। वो बने-बनाए टॉपिक हैं, उसका बना-बनाया हिस्सा है, कोई बहुत नयापन उसमें नहीं है कि कुछ नई बातें उसमें जोड़ दी जाएँगी। भाषा के किसी भी भाषा को पढ़ने के 2-4 उसके हिस्से हैं, 2-4 उसका एक भाग है, उसको अगर हम समझ लेते हैं, तो हम किसी भी भाषा के बारे में अच्छे तौर से, अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप कम से कम स्रोत का इसमें इस्तेमाल करना है आपको। इसमें हरदेव बहारी, डॉक्टर हरदेव बहारी की 2 पुस्तकें हैं जो पर्याप्त है, बल्कि मैं कहूँगा मोर देन सफिशिएंट है, और वो है हिंदी भाषा, पुस्तक का नाम है। ये पुस्तक हमने सामने कवर भी आपको दे दी है, डॉक्टर हरदेव बहारी, ये इसमें सारी चीज़ें हैं। इसके अलावे अगर आप थोड़ा भाषा को जानना चाहते हैं, तो हिंदी उद्भव और विकास, डॉक्टर हरदेव बहारी की ही पुस्तक है। ये 2 किताबें हैं जो बहुत अच्छी हैं और ये 2 किताबें सफिशिएंट हैं। एक पुस्तक और भी आती है डॉक्टर राम प्रकाश जी की, है ना? डॉक्टर राम प्रकाश दिल्ली विश्वविद्यालय के रहे हैं और बहुत पहले से वो पुस्तक चलती रही है और यूपीएससी में। और खास इस पुस्तक की उल्लेखनीय बात ये है कि इस पुस्तक को बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। जो पाठ्यक्रम अपना है बिल्कुल वैसे ही तैयार किया गया है। तो आप चाहें तो डॉक्टर राम प्रकाश जी की पुस्तक जो है वो भी आप ले सकते हैं। तो ज़्यादा ज़्यादा सोर्सेस की ज़रूरत नहीं, कोई भी एक पुस्तक ले लें, या तो डॉक्टर हरदेव बहारी के हिंदी भाषा, या तो फिर डॉक्टर राम प्रकाश जी की। लेकिन डॉक्टर राम प्रकाश जी की पुस्तक थोड़ी पुरानी हो गई है और इसमें कई टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे, तो इसलिए डॉक्टर हरदेव बहारी वाली पुस्तक से आप कर सकते हैं।
अब अगर हम पाठ्यक्रम के वर्गीकरण की बात करें कि भाषा खंड वाले में हमें क्या पढ़ना है, तो ये तो हम जानते हैं कि इसमें हिंदी भाषा और लिपि का इतिहास पढ़ना है, उद्भव और विकास पढ़ना है ना? हिंदी भाषा, हिंदी के एक तो भाषा इसमें पढ़नी है हमें कि भाषा का उद्भव और विकास कैसा है, और दूसरा इसकी लिपि। और लिपि जो है वो देवनागरी है, हम सब जानते हैं कि हिंदी की लिपि जो है देवनागरी है। तो ये 2 चीज़ें पढ़नी है, एक तो भाषा का, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ है, ये हमें देखना है, और दूसरा देवनागरी लिपि जो उसकी है, वो उसका उद्भव और विकास कैसे है। अगर इस सेक्शन को हम डिवाइड करें तो ये 4 से इसमें हिस्से बन सकते हैं। हिंदी का जो विकास है, हिंदी का विकास जो है वो माना जाता है 1000 ईस्वी से मोटे तौर पर। वैसे भाषा का विकास कोई एक खास कालखंड से निर्धारित करना बड़ा कठिन है, क्योंकि भाषाएँ धीरे-धीरे विकसित होती हैं, और हर भाषा की जो पूर्ववर्ती भाषा होती है, वो अपने अगली भाषा को अपना अवदान देकर धीरे से वो सिमट जाती है, उसका दायरा सिमट जाता है। तो इसीलिए हिंदी की जो पूर्ववर्ती भाषाएँ हैं, जहाँ से हिंदी निकली है, अपभ्रंश और अवहट, वहाँ से सिलेबस को शुरू किया गया है। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हिंदी के विकास को हम 3 खंडों में देख सकते हैं। एक तो प्रारंभिक हिंदी, शुरुआती हिंदी, है ना? और उसके पहले की जो उसकी पूर्ववर्ती भाषाएँ हैं, अपभ्रंश और अवहट, वो हमें जानना है। और यहाँ मैं ये भी आपको बता दूँ कि इसलिए जानना है कि आपको मालूम चल सके कि हिंदी कहाँ से आई। यदि सीधे-सीधे प्रारंभिक हिंदी में अगर हिंदी से हम शुरुआत करते, तो ये पता नहीं चलता कि हिंदी आई कहाँ से, है ना? ठीक है कि हमारी जो मूल जननी है वो संस्कृत है, लेकिन संस्कृत से सीधे हिंदी नहीं आई, बल्कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट होते हुए हम प्रारंभिक हिंदी तक पहुँचे। तो इसीलिए प्रारंभिक हिंदी के तहत हम हिंदी के शुरुआती चरण के जो विशेषताएँ हैं वो देखते हैं, और साथ ही साथ हिंदी की जो 2 पूर्ववर्ती भाषाएँ हैं अपभ्रंश और अवहट, उसको भी देखते हैं। फिर मध्यकालीन हिंदी में अवधी और ब्रज जो मध्यकाल में विकसित हुई, और आधुनिक हिंदी, खड़ी बोली से आधुनिक हिंदी की शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी से। तो ऐसे हम हिंदी को ये 3 हिस्सों में विभाजित करके सिलेबस को व्यवस्थित कर सकते हैं। और फिर एक लिपि वाला सेक्शन कि देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास कैसे हुआ, इस तरीके से। अब अगर हम जरा पाठ्यक्रम को देखें तो पाठ्यक्रम में हमारा क्या लगाया गया है, अपभ्रंश, शुरुआत किया गया अपभ्रंश से। और जैसा कि मैंने कहा कि अपभ्रंश और अवहट को जानना जरूरी है, क्योंकि वहीं से हिंदी का विकास होता है। भाषाओं के बारे में एक बात आप जान लीजिएगा कि भाषा एक तो धीरे-धीरे विकसित होती है, और दूसरी बात कि कोई भी भाषा सीधे भाषा नहीं बनती, बल्कि भाषा का प्रारंभिक चरण जो है वो बोली है, और बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, बोली में कोई एकरूपता नहीं होती, बोली का रूप बदलता जाता है, और बोली में सामान्य तौर पे एक क्षेत्र विशेष में संवाद कायम किया जाता है। लेकिन वही बोली जब विकसित हो जाती है, साहित्यिक भाषा बन जाती है, उसका प्रयोक्ता क्षेत्र जब विस्तृत हो जाता है, तो बोली फिर भाषा में तब्दील हो जाती है। उसके बीच का भी एक चरण है विभाषा, है ना? बोली, विभाषा और फिर भाषा। तो भाषा का एक चरणबद्ध विकास होता है, और आप देखेंगे कि हमेशा जब कोई भाषा चलती रहती है, तो उस भाषा के समानांतर एक बोली भी चलती है, और वही बोली धीरे-धीरे विकसित होते हुए आगे चल के कालांतर में एक भाषा का रूप ले लेती है। तो अपभ्रंश और अवहट जो है ये भी ऐसी ही है जो पाली प्राकृत जो जन भाषाएं थी उससे विकसित हुई, और इसे अपभ्रंश कहा गया। अपभ्रंश यानी कि बिगड़ा हुआ, जो प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप है उसको अपभ्रंश कहा गया, लेकिन आगे चलकर यही अपभ्रंश भाषा का रूप ले लेता है, इसमें लिटरेचर, साहित्य लिखा जाना शुरू होता है। अवहट उसी का उत्तरवर्ती रूप है। बहुत सारे भाषाविद अवहट को भाषा भी नहीं मानते, वो कहते हैं कि अपभ्रंश का ही वो रूप है, लेकिन स्वतंत्र रूप से अवहट को भी हम देख सकते हैं। तो हम अपभ्रंश का परिचय जानेंगे, अपभ्रंश के बारे में जानेंगे, और फिर अवहट के बारे में, और अपभ्रंश अवहट ने प्रारंभिक हिंदी को कैसे विकसित किया, प्रारंभिक हिंदी का उससे कैसे संबंध है, ये हमें पढ़ने के लिए पहला टॉपिक हमारा वो दिया गया है, अपभ्रंश, अवहट
और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त रूप, यानी कि उसका व्याकरणिक रूप कैसा है और अनुप्रयुक्त रूप यानी कि व्यवहार में उससे किस तरीके से रचनाएं लिखी गई, व्यवहार में उसमें क्या हुआ है। तो पहला जो प्राचीन हिंदी है, इसमें हमें इन 3 भाषाओं के बारे में जानना है, अपभ्रंश, औभट और प्रारंभिक हिंदी। प्रारंभिक हिंदी, जैसा कि मैंने कहा, 1000 ईस्वी के आसपास प्रारंभिक हिंदी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, या कह लीजिए कि एक नई भाषा रूप ले रही थी, जिसको आगे चलकर हिंदी का नाम दिया गया। मध्यकालीन हिंदी के तहत हम लोग मध्यकाल में जो अपने इतिहास का और हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल है, जिसे मोटे तौर पर हम लोग 1400 ईस्वी से लेकर लगभग 1800 ईस्वी तक हम लोग देख सकते हैं मध्यकाल। इस मध्यकाल में 2 कालखंड अपने साहित्य के इतिहास का दिखाई देता है। एक तो भक्ति काल, दूसरा रीतिकाल। तो भक्ति काल और रीतिकाल 1000 से 1400 ईस्वी तक हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है, जिसको आदिकाल कहा जाता है। और मध्यकाल में भक्ति काल है और रीतिकाल है। भक्ति काल और रीतिकाल में जितनी भी रचनाएं लिखी गई, उन सब की अमूमन भाषा जो है वो जन भाषा या तो ब्रज है या तो अवधी है। इसके साथ साथ अन्य बोलियां भी चल रही थी, लेकिन ब्रज और अवधी जो ये दोनों भी एक बोली थी। लेकिन धीरे धीरे इसमें ऐसे रचनाकार आए, ऐसी रचनाएं होने लगी कि ये बोली विकसित हो गई और फिर साहित्यिक भाषा बन गई, और इसे मध्यकाल में एक साहित्यिक भाषा के रूप में इसका विकास हुआ। तो मध्यकाल में ब्रज हमें पढ़ना है और अवधी, इनका साहित्यिक भाषा के रूप में कैसे विकास हुआ। तो ब्रज और अवधी का परिचय जानेंगे, व्याकरणिक विशेषताएं जिसकी जानेंगे, दोनों में समानता और अंतर को भी जानेंगे, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि दोनों बोलियां कैसे भाषा बन गई। आखिर ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि जो सामान्य गांव ग्रामीण की बोली थी, आम बोलचाल की जो बोली थी, वो कैसे साहित्यिक भाषा का रूप ले लेती है। और साहित्यिक भाषा बनने के लिए आपको मैं बता दूं कि उसका अधिक से अधिक प्रयोग हो, साहित्यिक रचनाएं हो, ग्रंथ लिखे जाए और महाकाव्य लिखे जाए तो और अच्छा। हम देखते हैं कि अवधी और ब्रज दोनों में ऐसे रचनाकार आए। अगर हम ब्रज की बात करें तो पहले से तो ब्रज चल ही रही थी, लेकिन ब्रज में जब सूरदास आए, महाकवि सूरदास, और उन्होंने जो कृष्ण काव्य लिखा है, उसके बाद तो ब्रज की लोकप्रियता आसमान छूती हुई आगे बढ़ती है। और कृष्ण काव्य को पढ़ना है तो आपको ब्रज पढ़ना पड़ेगा, ब्रज भाषा आपको आनी चाहिए। क्योंकि कृष्ण काव्य के एक प्रमुख हस्ताक्षर कवि सूरदास हैं, और सूरदास ब्रज में लिखते हैं, तो आपको ब्रज जानना होगा। तो कृष्ण काव्य और ब्रज भाषा दोनों एक दूसरे के पर्याय हो चुके हैं। इसके बाद जो रीतिकाल है, लगभग 200 वर्षों का, 1700 से लेकर 1900 वर्ष तक हम लोग रीतिकाल का कालखंड मान सकते हैं। इन 200 वर्षों में भी ब्रज भाषा में ही रचनाएं हुई। जितनी श्रृंगारिक रचनाएं रीतिकाल की मिलती हैं, उसमें ब्रज भाषा का लालित्य, ब्रज भाषा का सौंदर्य, ब्रज भाषा के जो कोमल कांत शब्दावली है, रिझाने वाली जो भाषा है, जो आज भी मथुरा और मथुरा के क्षेत्र में बोली जाती है, आप सब जानते हैं। ब्रज भाषा का जो पूरा सौंदर्य है, आप रीतिकाल में देख सकते हैं। सूरदास में तो है ही, भक्ति काल में, बाकी रीतिकाल में भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही अवधी का परिष्कार और अवधी का सम्मान बढ़ता है तब जब सूफी कवि आते हैं। सूफी कवियों ने अवधी में राम कथा लिखी है, लेकिन अवधी का एक चरम उत्कर्ष जो है वो आप देख सकते हैं तब जब अवधी में गोस्वामी तुलसीदास रचना करते हैं, और कई रचनाएं वो अवधी में करते हैं, जिनमें एक सर्वाधिक लोकप्रिय और जनमानस की रचना महाकाव्य के रूप में उन्होंने रामचरितमानस लिखा। और रामचरितमानस की लोकप्रियता ने न केवल राम कथा की लोकप्रियता को बढ़ाई, बल्कि अवधी की लोकप्रियता को देश दुनिया देशांतर में उसे फैला दिया। पहले महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, लेकिन वो संस्कृत में थी, और संस्कृत पढ़ने के लिए पंडित, पुरोहित और ज्ञानी लोग थे। यानी कि राम कथा कुछ क्षेत्र और कुछ लोगों तक सीमित थी। लेकिन जैसे ही राम कथा गोस्वामी जी के हाथ लगी, गोस्वामी तुलसीदास ने जब उस पर लिखा और रामचरितमानस अवधी में लिखा, फिर उसके बाद वो जन सामान्य और लोगों क्या आप कह सकते हैं कंठाहार वो कथा बन गई। लोगों की जबान पे
ये कथा आ गई राम कथा, और कोई भी इसे पढ़ सकता था क्योंकि अवधी जन सामान्य की भाषा थी। और गोस्वामी तुलसीदास को देखते हुए अन्य लोगों ने भी राम कथा पर लिखा है और सूफी कवियों ने लिखा, तो अवधी का भी उतना ही विस्तार हुआ जितना ब्रज का। वैसे ब्रज का अखिल भारतीय विस्तार हो जाता है आगे चलकर, बहुत ज्यादा विस्तार हुआ ब्रज का। तो ये टॉपिक हमें पढ़ना है कि अवधि और ब्रज को हम बढ़िया से जाने। उसके बाद है सिद्ध, जो सिद्ध संत थे, नाथ संत थे, अमीर खुसरो हैं, संत साहित्य लिखा गया, रहीम का जो साहित्य है, फिर उधर दक्षिण भारत में जो दक्कनी हिंदी लिखी जा रही थी, उन सब में खड़ी बोली का जो प्रारंभिक रूप दिखाई देता है वो कैसा है। खड़ी बोली 19वीं शताब्दी में जाकर विकसित होती है और वही हिंदी बनती है, लेकिन शुरुआती दौर में खड़ी बोली का जो प्रयोग इन यहां दिखाई देता है, सिद्धों के यहां, नाथों के यहां, अमीर खुसरो, रहीम, दक्कनी हिंदी में, बल्कि दक्कनी हिंदी में गद्य साहित्य लिखे गए। इधर उत्तर भारत में खड़ी बोली में प्रायः कविताएं लिखी गई, लेकिन दक्कनी हिंदी, दक्षिण भारत में जो हिंदी लिखी जा रही थी हैदराबाद और उसके आसपास, उसमें आप देखेंगे तो उसमें गद्य साहित्य लिखा गया। यदि प्रारंभिक हिंदी के गद्य साहित्य को जानना है तो आपको दक्कनी हिंदी को भी जानना होगा। और अमीर खुसरो की रचनाओं में भी दक्कनी हिंदी के प्रभाव आप देख सकते हैं। तो ये दक्कनी इनमें, इन सब में खड़ी बोली कैसे रूप ले रही थी, ये यहां हमें देखना है। इसके बाद आप देखें तो फिर आधुनिक हिंदी के बारे में, मध्यकालीन हिंदी को जान लिया, फिर आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी में 19वीं शताब्दी में जो दिल्ली और उसके आसपास की बोली थी खड़ी बोली, उस खड़ी बोली का कैसे विकास हुआ। खड़ी बोली ने अपनी पूर्ववर्ती या दूसरे क्षेत्रों में प्रचलित जो अवधी और ब्रज है, जिसका इतना ज्यादा विस्तार था, उसको खड़ी बोली ने कैसे धीरे धीरे सिमटा दिया, कैसे खड़ी बोली इतना प्रबल हो गई, इतना उसका विस्तार हुआ, विकास हुआ, और फिर कालांतर में आगे चलकर खड़ी बोली यानी कि हिंदी पूरे देश की भाषा बन जाती है। ये हम इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो फिर सारे नेताओं ने एक स्वर में खड़ी बोली हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सामने लाने का काम किया। चूंकि उस दौरान एक राष्ट्रीय आंदोलन के साथ एक मुद्दा यह भी था कि एक देश हो अपना, एक संविधान हो, एक ध्वज हो, और इसी तरीके से एक संकल्पना यह भी की गई कि एक भाषा भी होनी चाहिए। और पूरे देश में अगर कोई भाषा समझी बोली कमोबेश जाती है या एक संपर्क भाषा के रूप में पहचान किसी की हो सकती है, तो निश्चित तौर पर वो हिंदी थी। इसीलिए चाहे उत्तर भारत के नेता हो या दक्षिण भारत के, सबने एक स्वर में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को आगे बढ़ाने की बात कही। हिंदी कैसे राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित होती है, यह हमें यहां पढ़ना है, राष्ट्रभाषा के रूप में, और साथ ही साथ आगे चलकर राजभाषा के रूप में हिंदी। आजादी के बाद जब संविधान बनना शुरू हुआ, तो संविधान में बनते समय संविधान सभा में कई तरह के विवाद उठ खड़े हुए, और जिसका नतीजा हुआ कि हिंदी राष्ट्रभाषा तो नहीं बन पाई, लेकिन हिंदी राजभाषा जरूर बनी, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे जिसे हम लोग कहते हैं। और अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक में हिंदी राजभाषा के तौर पर दी गई है। तो राजभाषा के रूप में हिंदी कैसे विकसित हुई, राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति आज क्या है, इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, हिंदी के विकास में बाधाएं क्या क्या है, ये सारा कुछ हमें राजभाषा के तहत पढ़ना है। तो राष्ट्रभाषा के रूप में हमें देखना है कि राष्ट्रभाषा के रूप में इसका विकास कैसे हुआ, अलग अलग नेताओं ने इसका समर्थन कैसे किया, और राष्ट्रभाषा का मतलब क्या है, और ठीक उसी तरीके से राजभाषा का मतलब क्या है, राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, और तमाम उससे संबंधित सवाल इसमें आते हैं। फिर आधुनिक हिंदी में ही है, हिंदी की प्रमुख बोलियां हमें पढ़ना है और उनका परस्पर संबंध। हिंदी की कुल जो बोलियां हैं वो 17 हैं, और उन 17 बोलियों को आप देखेंगे तो उनके बीच में परस्पर एक संबंध है, एक अंतर संबंध है जो जुड़ी हुई है। बड़े अजीब सी, मतलब एक क्षेत्रीय भौगोलिक दृष्टिकोण से सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और आपको इन 17 बोलियों में से एक भी बोली आती है और आप कोशिश करते हैं, तो आप सभी बोलियों के कुछ कुछ शब्दों को और उसके लहजे को आप समझ सकते हैं। जैसे आप दिल्ली में खड़ी बोली बोली जाती है,
दिल्ली से थोड़ा सा आगे बढ़े आप अलीगढ़ की तरफ तो खड़ी बोली, और खड़ी बोली से फिर आगे बढ़ते ही ब्रज शुरू हो जाता है। मथुरा और आगरा का क्षेत्र पूरा ब्रज मंडल है। उसके बाद ब्रज के साथ थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कन्नौजी, कन्नौजी से जुड़ी हुई बुंदेलखंडी, बुंदेलखंडी से उधर बघेली, बघेली से उधर अवधी, अवधी से भोजपुरी, भोजपुरी से मगही, मगही से मैथिली। इधर अगर आप बढ़ेंगे हरियाणा की तरफ तो हरियाणवी, कौरवी, मेवाती, मारवाड़ी, उधर राजस्थान जब चले जाएंगे तो उत्तराखंड की तरफ कुमायूनी, गढ़वाली। ये कुल ये 17 बोलियां धीरे धीरे आपस में कनेक्ट होती हैं, और बड़ा मजेदार ये एक अध्ययन है कि इन सभी बोलियों में कई ऐसे शब्द हैं, जैसे जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति, है ना, चाय, गाड़ी साड़ी, है ना, ऐसा लोग बोलते हैं। और दुख, शब्दों के ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो रिपीट होते हैं, माने पुनरावृत्ति है और द्वितीकरण भी उसका है। तो बोलियों में, अच्छा, बोलियों में, सभी बोलियों में वही हमारी पौराणिक कथाएं हैं, हमारे वही पृष्ठभूमि है। तो प्रेम के गीत हैं, शादी विवाह के गीत हैं, विरह के गीत हैं, सभी बोलियों में कमोबेश एक ही आपको स्वर मिलता है। अगर भाषा के शब्दों को आप पहचानते हैं तो बड़े आसानी से इन बोलियों को समझ जाएंगे। तो उनके संबंध को जानना है। फिर हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास कैसे हुआ। आज हिंदी भाषा कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, एसएमएस और टेलीप्रिंटर और ऐसे तमाम जो क्षेत्र हैं, इसके साथ साथ विज्ञान, चिकित्सा, विधि, इन सभी क्षेत्रों में जहां माना जाता था कभी कि हिंदी वहां नहीं चल सकती, खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, कंप्यूटर के फील्ड में हिंदी नहीं चल सकती, लेकिन आज हिंदी सक्षम हुई है, हिंदी बहुत पॉपुलर हुई है। और चूंकि आज भूमंडलीकरण के दौर में आप देखें तो बाजार की भाषा हिंदी बनी है, इसीलिए उसका विकास अपने आप हो रहा है। अब हमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में भी हिंदी का दबदबा बढ़ा है। हिंदी में आज ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, कीबोर्ड और तमाम तरह के हिंदी में काम हो रहे हैं। वेबसाइट्स तो भरे पड़े हैं हिंदी में, कोई कमी नहीं है। तो एक जमाने में हिंदी को लेकर कठिनाइयां थीं, लेकिन आज हिंदी लोकप्रिय हो रही है वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग जो है भारत सरकार का, वो भी नए नए टर्मिनोलॉजी बना रहा है, शब्दावली बना रहा है, ताकि कोई समस्या ना आए। ये अलग बात है कि हम लोग उन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हिंदी के, जैसे अंग्रेजी का शब्द है डिहाइड्रेशन, अब उसका हिंदी है निर्जलीकरण, है ना, उसका हिंदी है निर्जलीकरण। अब निर्जलीकरण का हम लोग प्रयोग नहीं करते, करने में थोड़ा कठिनाई आता है, कठिनाई हम लोग महसूस करते हैं, और ये कठिनाई भी हम तब महसूस करते हैं जब बोलते नहीं हैं। जिन भाषा का शब्दों का प्रयोग आप नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कठिनाई होगी। तो निर्जलीकरण हम ना बोल के डिहाइड्रेशन कह देते हैं, है ना। इसी तरीके से त्वरण नहीं बोलते, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अगर हम प्रयोग करें तो हम हिंदी के शब्द बना दिए गए हैं, हिंदी के शब्द हमारे पास पर्याप्त है। वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में हिंदी आगे। हिंदी का मानक रूप कैसा है, कैसे उसका मानकीकरण किया गया, यानी कि हिंदी के प्रयोग में जो विविधता थी उसको कैसे एक रूप दिया गया। तो मानक भाषा को हम लोग देखेंगे। फिर हिंदी भाषा का मानकीकरण कैसे हुआ। अच्छा, मानक हिंदी का जो व्याकरणिक संरचना है उसे हम जानेंगे कि हिंदी का व्याकरण कैसा है। व्याकरण का मतलब क्या है। व्याकरण का मतलब है शब्द के रूप, हम जानते हैं, व्याकरण में पढ़ते हैं, शब्द के 8 रूप हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। इसके अलावा काल पढ़ते हैं हम लोग, निपात पढ़ते हैं, है ना, और कुछ व्याकरण के हिस्से हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। तो इन सब को यदि आप जान लें तो आप बता सकते हैं कि हिंदी का कारक कैसा है, हिंदी की विभक्तियां कैसी है, हिंदी का विशेषण कैसा है, हिंदी के जो क्रिया और क्रिया विशेषण की संरचना है वो कैसी है। तो इसमें हम लोग हिंदी के व्याकरण को थोड़ा जानेंगे, जो हम लोग स्कूल के दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि पे एकदम सीधे सीधे सवाल आते हैं, बने बनाए सवाल आते हैं, कहीं कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा रट लेना है, थोड़ा सा समझ लेना है और एग्जाम में जाके लिख देना है। कहीं कोई समस्या नहीं है। एकदम नोट्स जो आपके होंगे
हूबहू नोट्स से वैसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसमें कुछ सेक्शन जो टॉपिक है वो देख लीजिए। 19वीं शताब्दी में नागरी लिपि का कैसे विकास हुआ, ये पढ़ना है। कैसे 19वीं शताब्दी में नागरी लिपि पहले से आ रही थी प्रयोग में, 7वीं 8वीं शताब्दी से ही, लेकिन 19वीं शताब्दी में कैसे इसको एक स्क्रिप्ट के तौर पर ऑफिशियल स्क्रिप्ट के तौर पर इसको कैसे विकसित किया गया। तो देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसके गुण क्या हैं, और उसमें सुधार, यानी कि विशेषताओं में कुछ कमियां भी हैं, कुछ गुण हैं, कुछ दोष है लिपि के, तो उनमें क्या सुधार किए जाने चाहिए। और ये सवाल एकदम सीधे सीधे हर बार पूछा जाता है, हर बार, मतलब घुमा फिरा कर ये प्रश्न आता रहता है कि देवनागरी लिपि के गुण क्या है, देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है कैसे, देवनागरी लिपि में अपेक्षित सुधार क्या होने चाहिए। ये हर बार अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो आप पाएंगे हर बार ये घूम फिर कर ये प्रश्न आता रहता है। नागरिक लिपि का मानकीकरण कैसे किया गया, लिपि में भी कई तरह के प्रयोग हो रहे थे। जैसे आपको मैं एक प्रयोग बताऊं कि जैसे भ, ये घुंडी वाला भ भी लिखा जाता है और ये भ भी लिखा जाता है, और ऐसे ख लिखते हैं और कुछ लोग ऐसे ख लिखते हैं। तो ये जो अलग अलग है, इसी का एक रूप करने को कहते हैं मानकीकरण। आप घ में भी ध में भी देखेंगे, कुछ लोग ऐसे ध लिखते हैं, कुछ ऐसे ध लिखा जाता है। आप भाषा का मानकीकरण भी हम लोग पढ़ते हैं, उसमें भी लिपि के मानकीकरण से जुड़ी हुई बातें हैं, ठीक है ना। जैसे लिपि जो पंचमाक्षर है 5 वर्गों की, क ख ग घ अंग, जो अंग है, अंग, अब इसका प्रयोग नहीं होता, अब इसकी जगह जो है अनुस्वार का प्रयोग होता है। ऐसे ही न का प्रयोग जो पंचमाक्षर न है उसका भी अनुस्वार में। जैसे अब हम लोग लिखते हैं हिंदी ऐसे, मानकीकरण कर दिया गया है कि हिंदी ऐसे लिखा जाए, है ना, क्योंकि जो पंचमाक्षर है उसका अनुस्वार में प्रयोग होता है यदि वो अपने ही वर्ग के किसी लेटर के साथ अगर वो आता है तो। जैसे यहाँ द द त वर्ग का ही 2 वर्ण है, न और पंचमाक्षर न, और उसी का है द, त थ द ध न। तो द के साथ में न आया है जो अंतिम पंचमाक्षर है, तो ये अब वहां अनुस्वार में बन जाता है। तो हम लोग हिंदी पहले लिखते थे ऐसे, अब इसका मानकीकरण करके कर दिया गया हिंदी ऐसे, कि ऐसे लिखा जाए। इस आधे न को, संयुक्त न जो है आधा न, इसको अनुस्वार में किया जाए, क्योंकि पंचमाक्षर जो है अब अनुस्वार में ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। ये मानकीकरण किया गया है। तो नागरी लिपि का मानकीकरण का मतलब है कि नागरी लिपि में जो सुधार हुए हैं उसको हम जानें। इसी तरीके से आप देखें तो मैं आपको बताऊं कि भाषा पढ़ते हुए एक आसान सा तरीका है। अगर आप इस साइंटिफिक तरीके से आप पढ़ते हैं तो किसी भी भाषा को खूब आसानी से जान सकते हैं। मसलन मैं आपको बताऊं कि भाषा में बस 3 सेक्शन आप कर लीजिए किसी भी भाषा को पढ़ते हुए, चाहे वो अभ्रंश हो, अवहट हो, खड़ी बोली हो, या कोई बोली, या कोई भी। पहले तो आप भाषा का परिचय जानिए, और भाषा के परिचय का मतलब है कि उसका उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ। ये दो चीजें परिचय में आती हैं। तो किसी भी भाषा को पढ़िए तो उसका उद्भव और विकास देखिए तो आपको आइडिया लग जाएगा उस भाषा के बारे में, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से उसकी व्याकरणिक विशेषताएं को जब परिचय जान गए, इसको आप परिचय के रूप में आप देखें, परिचय जान गए, तो फिर आप उस भाषा की विशेषताओं को देखिए, और खासकर उसकी व्याकरणिक विशेषता कि उसमें व्याकरण की संरचना कैसी है। देखिए व्याकरण क्या है, व्याकरण के बारे में आप सब जानते हैं कि व्याकरण जो है वो भाषा के शुद्धिकरण के लिए जरूरी है। भाषा का शुद्ध रूप लिखने के लिए हम व्याकरण से सीखते हैं, हम सब जानते हैं। व्याकरण की इतनी ही भूमिका है, भाषा सीखने के लिए व्याकरण की कतई भूमिका नहीं है। अगर भाषा आप बोलना चाहते हैं, हिंदी, अंग्रेजी या कोई भी भाषा, और पहले आप व्याकरण में जाते हैं, उसके ग्रामर में, तो आप फंस जाएंगे। याद रखिएगा, भाषा को शुद्ध करने के लिए, भाषा को परिष्कृत करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए आपको व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो व्याकरण के कुछ खास स्ट्रक्चर हैं, और कमोबेश अंग्रेजी में, हिंदी में, सब जगह व्याकरण एक ही है। जो वहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच है वही यहाँ हम लोग के भाषा शब्द रूप है। और जैसा कि मैंने कहा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, टेंस, काल जिसे हम लोग कहते हैं, निपात, है ना। ये कुछ उसके रूप हैं
भाषा के इन चीजों को आप जान लेते हैं तो आपको भाषा की समझ बन जाती है। तो इसी तरीके से लिंग है, वचन है, संज्ञा और सर्वनाम के लिंग होते हैं, वचन होते हैं, कारक है, तो लिंग वचन कारक भी जान लिया। तो व्याकरणिक विशेषताएं जानिए कि कैसे और कैसे परिवर्तन हो रहा है उनकी व्याकरणिक विशेषताओं में। और उसके बाद साहित्य का परिचय, उस भाषा में कैसे साहित्य लिखे गए, कौन-कौन लोग लिखने वाले हैं, उसके साहित्य की उपलब्धि क्या है, ये। यानी किसी भी भाषा को मैं कहूँगा कि ना केवल अपभ्रंश, ओवट हिंदी, आपको अगर इंग्लिश पढ़नी हो, फ्रेंच पढ़ना हो, जर्मनी पढ़ना हो, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ना हो, उसे 3 सेक्शन में हम लोग डिवाइड करके देख सकते हैं। उस भाषा का परिचय यानी कि उद्भव और विकास को जानिए, उसकी व्याकरणिक विशेषताएँ कैसी हैं उसकी और फिर साहित्य कैसा लिखा गया, कौन-कौन लोग लिखने वाले हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि भाषा का अध्ययन का ये तरीका, उसके बाद अगर हम लोग देखें पढ़ने के लिए कि इसके अधिक अंक लाने की रणनीति क्या हो, कि कैसे हम भाषा वाले सेक्शन में अधिक मार्क्स ला सकें, तो आप इसके लिए पहला काम जो कीजिए, 2-3 बातें हमने आपको टिप्स के रूप में यहाँ दिया है। पहला काम तो आप कीजिए कि प्रत्येक टॉपिक को वर्गीकृत कर लीजिए। यानी कि अपभ्रंश है सपोज, मैंने आगे बताया है आपको, मैं अभी दिखा दूं कि जैसे कि अपभ्रंश है, तो अपभ्रंश में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, मैं आपको बता दूं आगे। जैसे अपभ्रंश हमें पढ़ना है, तो अपभ्रंश को थोड़ा हम विभाजित कर लें, क्योंकि यही बने बनाए सवाल आते हैं, कुछ भी बदलाव नहीं होता। इस बात को आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लें। सिविल सर्विसेज के हमारे एग्जाम में प्राय भाषा से वही चीजें घूम फिर कर आती हैं, कोई नया प्रश्न नहीं आता। तो अब जैसे मान लीजिए कि अपभ्रंश हमें तैयार करना है, तो अपभ्रंश पे तैयार किया कि मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है ये। मध्यकालीन आर्य भाषा में 3 भाषाएं आती हैं। एक तो अब प्राकृत है, तो ठीक है ना? अब मध्यकालीन भाषा में पाली है, प्राकृत है और उसके बाद अपभ्रंश है, ठीक है ना? तो ये अपभ्रंश एक जो मध्यकालीन आर्य भाषा के रूप में इसकी पहचान होती है। तो अपभ्रंश को पहले हम देखें कि अपभ्रंश क्या है, अपभ्रंश का परिचय हम लोग जानें। उसके बाद भाषिक विकास की स्थिति उसकी कैसी है और उसका जो भेद है, प्रकार है, अपभ्रंश के अलग-अलग क्षेत्रों में जो उसका प्रायोगिक रूप है, उससे उसके प्रकार बनते हैं, उसको जानें। अपभ्रंश की विशेषताओं को जानें। अवहट को हम देखें कि मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था के रूप में अवहट कैसे विकसित हुई, पुरानी अथवा प्रारंभिक हिंदी कैसे विकसित हुई, अवहट, अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी के संबंधों को जानें, उनमें समानता और अंतर को जानें। प्रारंभिक हिंदी के विकास में अपभ्रंश और अवहट का योगदान कैसे रहा है, कैसे उन भाषाओं ने विभिन्न प्रकार से व्याकरण और साहित्य दोनों तरीकों से अपना योगदान दिया है। तो अगर ऐसे हम टॉपिक का वर्गीकरण कर लें, तो हमें ऑलरेडी पहले से पता रहेगा कि हमें किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। बिल्कुल घर से आप तैयार होकर जाएंगे भाषा में, ध्यान रखिएगा। और मैं यहाँ आपको बता दूं कि भाषा वाले सेक्शन से चूंकि पेपर 1 में हम जानते हैं कि पेपर 1 में हमें 5 प्रश्न लिखने हैं और 5 प्रश्न में से 3 प्रश्न आप एक खंड से लिख सकते हैं, 2 एक से। 5 प्रश्न लिखने के लिए 8 प्रश्न दिए रहते हैं। तो उसके लिए, या अब तो प्रश्नों की संख्या ज्यादा हो गई है टिप्पणी करके, तो 5 प्रश्न हमें लिखने हैं। आप देखेंगे कि इनमें से भाषा से आप 3 प्रश्न करें, साहित्य के इतिहास से 2 प्रश्न करें, भाषा से 3 प्रश्न करें, आपको बहुत अच्छे मार्क्स इसमें मिलेंगे। और 3 प्रश्न करने के लिए इसमें बहुत सारे विकल्प हैं आपके पास और आप घर से तैयार होकर जाएंगे और आपको पता होगा कि क्या पूछा जाना है। ये इसमें सुविधा है। टॉपिक के आधारभूत तथ्यों को थोड़ा समझ लीजिए कि व्याकरण के शब्द क्या, कौन कौन से हैं, कैसे बनते हैं, है ना? थोड़ा सा नई जो भाषा है, अपभ्रंश, अवहट, प्रारंभिक हिंदी, उसमें थोड़ी कठिनाई आएगी आपको, मैं बता दूं, क्योंकि आपको वहां कई ऐसे नए शब्द मिलेंगे आपको। शब्दों का द्वितीकरण, समानीकरण, वर्ण विपर्य, है ना, महाप्राणीकरण, अल्प प्राणीकरण, ऐसे कुछ शब्द, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको समझने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उनको थोड़ा सा आप जान लेंगे, ठीक है ना? फिर उदाहरणों को याद कर लेंगे, जो एग्जाम्पल्स हैं उनको याद कर लेंगे। जैसे वर्ण विपर्य,
वर्ण विपर्य का मतलब है वर्ण का उल्टा पुल्टा हो जाना। जैसे हम लोग लिखते हैं आदमी, है ना, और आदमी को कहीं कहीं आपको मिलेगा वर्ण विपर्य, वर्ण का उल्टा हो जाने पे आमदी, आमदी। म जो है वो इधर आ जाता है, द इधर आ जाता है, इसको कहते हैं वर्ण विपर्य। तो उदाहरण, कुछ ऐसे उदाहरणों को आपने याद कर लिया। जैसे लिखते हैं लखनऊ, और वर्ण विपर्य, वर्ण उल्टा पुल्टा हो जाता है हमारे उच्चारण में, तो बन जाता है नखलऊ। कई लोग ऐसे बोलियों में कहते हैं नखलऊ, लखनऊ को लखनऊ, नखलऊ। तो ल आगे हो गया, न पहले हो गया। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद कर लेने होंगे। पिछले वर्षों के पेपर्स को हल कर लीजिए, सारी समस्या दूर हो जाएगी, उसी में से प्रश्न आ जाएंगे। अगर पिछले वर्षों के आप प्रश्न हल कर लें, पिछले 5-7 वर्षों के, तो आपका काम चल जाएगा, बहुत आसानी से आप इसमें अंक ला सकते हैं। तो एक तो ये है, जैसा ये एग्जाम्पल हमने दिया है ना, ये एग्जाम्पल हमने देके बताया कि एक भाषा के अलग अलग खंडों को आप निश्चित कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या करना है। तो इस तरीके से अगर आप भाषा खंड से 3 प्रश्न करते हैं, अच्छा, प्रश्नों की प्रकृति कैसे हो गई है, प्रश्न अब सब पूछे जाते हैं टिप्पणी वाले, सारे प्रश्न अब टिप्पणी के पूछे जाते हैं। तो टिप्पणी के प्रश्न आपको लिखने कितने शब्दों में है, 150 शब्दों में। 150 शब्दों का मतलब कितना है, लगभग लगभग 15 पंक्ति, 15 वाक्य आप कह लीजिए। 15, एक वाक्य में अगर 10 शब्दों को हम माने तो लगभग 15 वाक्य आपको लिखने हैं, यानी कि 1 से 1.5 पेज में आपको आंसर्स लिखने हैं। थोड़ा सा परिचय दिया, थोड़ा उसका व्याकरणिक जो पूछा गया है वो महत्व बताया, 150 शब्द आराम से उसमें हो जाते हैं। तो अगर आपने थोड़ा विभाजन कर लिया टॉपिक को, जैसे मैंने यहां विभाजित किया है कि किसी भी टॉपिक को उसके जितने सब टॉपिक बन सकते हैं उसमें विभाजित कर लिया, थोड़ी थोड़ी बातें क्लासिफाइड करके नोट कर ली, अपने नोट्स में एक सिनॉप्सिस बना लिया, तो आराम से आप 15 पंक्तियां लिख सकते हैं। आप 150 शब्द में बहुत आराम से आप उत्तर लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल्स भी चेंज होने वाले नहीं हैं, कोई फैक्ट चेंज होने वाला नहीं है। एक बार थोड़ा रट्टा भी मार लिया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको वो काम आता रहेगा। और चूंकि यूपीएससी का एग्जाम है, हम इतनी बड़ी सर्विस में जाने वाले हैं, तो थोड़ी सी कवायद तो हमें करनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि मैथमेटिक्स की तरह नंबर मिलते हैं इसमें, कहीं नंबर कटते नहीं है। अगर 100 लोग लिख रहे हैं और 100 लोगों का आंसर एक है, एक ही नोट्स, एक ही आंसर लिखा है, तो भी भाषा वाले सेक्शन में मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि भाषा वाले सेक्शन में कोई अलग अलग लिख ही नहीं सकता। जो उसके फैक्ट्स हैं, जो एक ऑब्जेक्टिविटी है उसमें, जो फैक्ट्स है वही आपको लिखना है। आप क्या बदल सकते हैं, जो भाषा की विशेषता है उसको हम और आप तो नहीं बदल सकते। तो ये इसमें सुविधा है, आप जरूर इसका लाभ उठाएं। और अंतिम सूचना मैं आपको दे दूं कि मेरा सेकंड बैच हिंदी साहित्य का शुरू हो रहा है 5 जुलाई से। आप सब लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को ज्वाइन करिए। एक बहुत शानदार, अंकदायी, लोकप्रिय विषय है हिंदी साहित्य, हर बार रिजल्ट देता है। आईएएस बनने के लिए एक आसान रास्ता अगर वैकल्पिक विषय का चाहिए, तो मैं कहूंगा, आप सबको आमंत्रित करूंगा कि हिंदी साहित्य में आइए, इसमें जीवन का आनंद भी लीजिए, जीवन की सारी बातें जानिए, अपने अनुभव का दायरा बड़ा कीजिए, इससे राइटिंग की कला सीखिए, भाषा के प्रयोग सीखिए, अपने व्यक्तित्व का विकास कीजिए। कई सारे सुविधाएं और लाभ आपको लिटरेचर पढ़ने से मिलता है। और न केवल हिंदी लिटरेचर, किसी भी लिटरेचर को आप पढ़ें, चाहे वो अंग्रेजी लिटरेचर हो या पंजाबी हो, मैथिली हो, किसी लिटरेचर को पढ़ें। लिटरेचर आपको अंदर से आपके व्यक्तित्व का विकास करता है, ये उसका एक अतिरिक्त लाभ है। तो ये बैच शुरू हो रहा है। इस बैच की टाइमिंग जो है दोपहर 1 बजे की है, 3 घंटे की क्लास होगी, 1 से 4, और इसे ये 4 से 5 महीनों में ये कोर्स फिनिश कराया जाएगा। साथ ही साथ इसमें आप जब इस कोर्स को ज्वाइन करें तो एक कोड यूज करके आप कुछ लाभ ले सकते हैं फीस स्ट्रक्चर में जो यहाँ दिया हुआ है। ये लाभ आपको तब मिलेगा जब आप कोड यूज करेंगे, और ये मेरा कोड है अजय लाइव। तो अजय लाइव कोड इस्तेमाल करके आप स्टडी आईक्यू के हिंदी कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जीएस के कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अंतिम सूचना यह है कि आप हिंदी साहित्य के इस बैच को ज्वाइन करें, मेरे साथ 3-4 महीने पढ़ें और एक शानदार तरीके से वैकल्पिक विषय को तैयार करें। इतनी तो पक्की बात है कि 50% तो आप आसानी से ले आएंगे,
लेकिन मेरी क्लास के बाद आप 50% प्लस लाएंगे, ये मेरा अनुभव है और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन इसके लिए आपको पहले आना पड़ेगा, इस क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। बहरहाल आज यहां रुकता हूं मैं, अगले सेशन में फिर मैं आपको दूसरे हिस्से के बारे में, हिंदी साहित्य के बारे में कुछ और बातें आपको बताऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।